गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो शुरुआत करते हैं फिर से आज एक बार अपने वर्ड्स ऑफ द डे से आज के ऑनलाइन क्लास की शुरुआत। चलिए तो सबसे पहला आज का बहुत ही बीबीआई वर्ड है। हालांकि मैंने इसमें 2 ही स्टार दिए हैं, बट ये ट्रिपल स्टार लायक ये वर्ड मीनिंग है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग सबके घर में, आप लोगों के घर में अच्छी। चलिए पहले इस वर्ड पे चल लेते हैं, फिर बताते हैं क्यों। इसका उच्चारण सॉसपैन है और इसका मीनिंग होता है डेगची या फिर सॉस कह लीजिए या ढिठाई कह लीजिए। पिछले दिन हमने पढ़ाया था ढिठाई कहते हैं क्यों, है ना, बनाने का बर्तन। ठीक है, अब चलिए, जैसे पिछले दिन हमने बताया था सॉस। सॉस क्या हुआ, हमने बताया था चटनी और सॉस में डिफरेंस है। तो अब आज जिस बर्तन में सॉस बनाते हैं उसको सॉसपैन कहते हैं। ठीक है, तो सॉसपैन कहते हैं। और लेकिन ये हम लोग क्या करते हैं, चाय किस चीज़ में बनाते हैं, जिससे पूछिए कोई कहेगा सिस्पीन, कोई कहेगा सेस्पेन, कोई फलाना, भैया वही है। अब ये ठीक है कि बर्तन, देखिए चाय बनाने का बर्तन कौन सा है, ऑथोराइज बर्तन की बात करें तो ऑथोराइज बर्तन आपको हो गया केतली, है ना, इंग्लिश में बोलेंगे तो केटल, केटल की KETTLE केटल, केटल। लेकिन हम लोग तो आजकल सुविधा के अनुसार सब लोग अब क्या करते हैं, सॉसपैन में ही बनाते हैं। तो वो सेस्पिन सिस्पिन नहीं है, वो सॉसपैन है। खासकर हमारे जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं वो लोग विशेष रूप से इसको देखेंगे। चलिए, पिछले दिन हमने एक और वर्ड पढ़ाया था आप लोगों को और वो था सॉसर, है ना। तो तस्तरी बताया था, तो फ्लाइंग सॉसर, उड़न तस्तरी ऐसे नॉर्मल बोल सकते हैं, बट एक्चुअली उसका पूरा नाम जो कहा जाता है वो UFO। UFO क्या है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसको हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जो नहीं पहचान में आए वैसा उड़ने वाला ऑब्जेक्ट, जिसको हमें, है ना, जैसे मानते हैं कि एलियन लोग इसी से आता है। किसी फिल्म वगैरह में भी देखते हुए तो क्या था, वो गोल गोल करके था, उड़ने वाला था। तो हिंदी में इसीलिए सामान्य रूप से हम बस इसे उड़न तस्तरी कहते हैं, बट अंग्रेजी में एग्जैक्ट है अनआइडेंटिफाइड, यानी जिसे न पहचाना गया हो अभी तक, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उड़ने वाला ऑब्जेक्ट। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं। ये जरा सा वर्ड भाई साहब गौर कर लेंगे, ये शेड्यूल नहीं है, ये एस्केड्यूल है। अब कहेंगे सर शेड्यूल हमने पढ़ा है, सुना है। बिल्कुल जी, पढ़ा सुना होगा, शेड्यूल भी होता है। नीचे आ जाइए, ये जरा AME बार बार मैं अपने वर्ड मीनिंग सेक्शन में इसकी चर्चा करता हूँ। डिक्शनरी का ये वर्ड है, डिक्शनरी में अक्सर मिलेगा। AM से अमेरिकन, ई से इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन शेड्यूल सही है, बट हम तो ब्रिटिश को फॉलो करते हैं ना, इसलिए हम लोगों को ये स्केड्यूल बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसका मीनिंग तो खैर जानते होंगे आप लोग, सूची, कार्यक्रम, समय सारणी। जैसे कि टीचर बहाली का स्केड्यूल जारी हो गया, एग्जाम का स्केड्यूल जारी हो गया, तो स्केड्यूल होना चाहिए। चलिए अगला है रिडीम, REDDEM। ये थोड़ा सा यहाँ पर हल्का हो गया, बट आप लोगों को जो ग्रुप में गया होगा उसमें सही रहा। तो रिडीम मतलब होता है भजाना, बजाना, छुड़ा लेना, मुक्ति दिलाना। देखिए ये क्या है, जैसे आप कूपन वगैरह रहता है उसको क्या करते हैं, रिडीम करते हैं, भजा लेते हैं। मतलब जैसे चेक को हम भजा लेते हैं, छुड़ा लेते हैं, जैसे चेक से पैसा छुड़ा लेते हैं। या मुक्ति दिलाना, ये हमारे पास है, इसको हमने फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया, रिडीम कर दिया। आज ये क्रॉप, क्रॉप के ज़्यादातर लोगों के, दो मीनिंग समझते हैं। नहीं, ये एक ही वर्ड है लेकिन मीनिंग दो है। एक तो फसल पैदावार, जैसे खरीफ क्रॉप हो गया, रबी क्रॉप हो गया, है ना, ये खरीफ फसल, रबी फसल, है ना। बाकी सेकेंड मीनिंग इसका छांटना, कतरना, है ना, भी होता है, काटना भी होता है। कौन सा समझ गए, पिक्चर वगैरह में आप क्रॉप किया जाता है, वीडियो को मैं क्रॉप करता हूँ, मैं पूरे स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करता हूँ, बट उसमें से क्रॉप करके, पहला दिन का जो वीडियो गया होगा उसमें पूरा स्क्रीन रहा होगा, बट इसमें मैं क्रॉप करके, तो ये काटना, छांटना, कतरना ये होता है। चलिए अगले पर, आज हमारा अगला वर्ड है, जैसा कि मैंने पिछले दिन आपको करवाया था, ये कि आज पिक आउट द मेन वर्ब्स, है ना। पहले मेन वर्ब्स को छांटना है इन सेंटेंसेज में, फिर बताना है कि वे ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। ठीक है, इसका रूल मैंने पिछले दिन बता दिया था, आज बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, है ना। उससे पहले पढ़ाया भी था और कल के 10 में ये बताया था। क्या है प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब क्या है, तो फ्लाइंग है। फ्लाइंग ट्रांजिटिव होगा कि इनट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है वो। और ऑब्जेक्ट का फिर एक लाइन में शॉर्ट में बिल्कुल बता देता हूँ मैं, कि जिसमें व्हाट हुम से क्वेश्चन करेंगे उस वर्ब में और आंसर मिल जाएगा, तो वही ऑब्जेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर सेकंड में ईट है। ईट जो होगा वो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह इनट्रांजिटिव होगा। तीसरा में ईट निश्चित रूप से इनट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, है ना, इसलिए इनट्रांजिटिव है। लेकिन चौथे में ईट जो है वो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि क्या व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो ब्रेड एंड राइस जो है आपको आ जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए यह ट्रांजिटिव है। 5 नंबर में
नो जो होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ हिज नेम ऑब्जेक्ट है। फिर आपको 6 में नोज, यह भी जो है आपको ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इसके बाद एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है। आप क्वेश्चन करके देख सकते हैं। चलेंगे आगे। अगला है 7 नंबर में लिव्स। लिव्स जो हो जाएगा वो इंट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी प्रकार 8 में डूइंग जो हो जाएगा वो इंट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन 9 में रिक्वेस्ट जो हो जाएगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हुम का जवाब इसमें जो है यू है। और जो लास्ट है आज आपका वो है बीट हो जाएगा, और ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ दीज पुअर बेगर्स है। ठीक है, तो आज हमारा ये यहाँ समाप्त हो गया। कल अभी आप लोग भर में पढ़ रहे हैं इन्फिनेटिव्स वगैरह, तो ये भी है जूनियर ग्रामर में दिया हुआ, तो इससे रिलेटेड कल आपको इन्फिनेटिव्स से क्वेश्चन, कल मीन्स बोले तो ट्यूसडे को रहेगा, मंडे को आपको होमवर्क जाएगा, उसमें दिया रहेगा, उसमें इन्फिनेटिव छांटना रहेगा, आप बना के रखेंगे। फिर ट्यूसडे की क्लास में हम इसे इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो थर्ड जो है हमारा है आज का पार्टिसिपल्स है। तो अभी पार्टिसिपल से पहले आपने जेरंड और इन्फिनिटिव पढ़ा, इसीलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देना है। चलिए, मैंने जैसा कि पिछले दिन आपको बताया था, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। ये मैंने बताया था CBSE के फर्स्ट चैप्टर में इस बारे में चर्चा की गई है कि CBSE के फर्स्ट चैप्टर में इस बात की चर्चा की गई है कि उस दिन पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछना था, तो वो नहीं जवाब दे पाया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। चलिए, तो जानते हैं क्या है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स, ए पार्टिसिपल इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब। ये तो नॉन फाइनाइट का काइंड है, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब है। दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ध्यान रखेंगे, है वर्ब लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एंड ऑफन एंड्स, और अक्सर यह समाप्त होता है किस चीज़ से? ING से। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा कि जेरंड में भी था, चलिए मैं क्लियर कर दूंगा। या फिर EDD से, यानी जो V3 हमारा होता है, या फिर T से अभी V3 होता है, जैसे लर्न का लर्नट होता है, बर्न का बर्नट होता है। इसके अलावा EN जैसे फासन हो गया, या इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड है, तो इन चीज़ों से एंड होता है। इट इज़ ए वर्बल एडजेक्टिव, या वर्बल एडजेक्टिव है, एंड डज द वर्क ऑफ बोथ ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव। चूँकि वर्ब है इसलिए वर्ब का काम करेगा, लेकिन मेनली एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब होते हुए एडजेक्टिव का काम करता है। इसी का हिंदी में एक्सप्लेनेशन है कि अर्थात पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो ING, ED, T या ENN से एंड होता है तथा एडजेक्टिव का काम करता है। यह एक वर्बल एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव तथा वर्ब दोनों का काम करता है। ये बातें हमने ऊपर कर ही ली। एग्जाम्पल में आ जाते हैं। सर, द ट्विंकलिंग स्टार्स वर क्लियरली विजिबल। ट्विंकलिंग यहाँ पर हो गया, ये ING लगा हुआ वाला है। आप चिंता नहीं करना है, मैं आगे इसको मैं क्लियर करता हूँ। नाउन का काम किया, ये आप गौर कर लीजिए। स्टार्स है, स्टार्स के पहले ये स्टार्स नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव का काम किया। रनिंग वाटर, इसमें देखेंगे वाटर नाउन है मटेरियल, उसके पहले आया एडजेक्टिव का काम किया। यहाँ एक अंडा है, यहाँ जो बॉइल्ड है, इसमें मैंने अंडरलाइन नहीं कर पाया था, ये बॉइल्ड जो है ये भी आपका पार्टिसिपल है। तो आपने देख लिया कि एडजेक्टिव का काम करेगा। एडजेक्टिव के लिए हमने बताया हुआ एडजेक्टिव चैप्टर आप लोग हाल ही में पढ़े, उसमें था कि वो जो है एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को छोड़ करके बाकी सब जो है वो किसी न किसी नाउन के पहले आता है। तो इसी प्रकार से ये नाउन के पहले आएगा, साधारण सी पहचान है। चलिए, अब इसके नोट से समझ लेते हैं। ING वाला जो आपका कन्फ्यूज़न है वो आपका क्लियर हो जाएगा इसमें। चलिए, तो सबसे पहले चूँकि इसमें भी ING फॉर्म आता है, इसलिए यह ध्यान रहे कि पार्टिसिपल के रूप में जब आएगा तो इसके बाद प्रायः क्या, एक नाउन प्रोनाउन आएगा ही आएगा। जबकि उसमें ऐसा नहीं था, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यानी नाउन का काम करता था। ठीक है, आप समझ गए। और इस प्रकार यह एडजेक्टिव का काम करेगा। साथ ही जेरंड की तरह इसके पहले भी प्रायः हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, यानी ही इज़ प्लेइंग, तो उसमें यह नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा वर्ब समाप्त हो गया। वर्ब के बाद हमारे सिलेबस में दिया हुआ था टेंस, लेकिन टेंस को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना बेटर रहेगा। देखिए, संभावना तो है 20 महीने खुलने की संभावना कम है, बट थोड़ी सी भी चांस मिली तो कोशिश करूंगा मैं इस महीने से भी अपना ऑफलाइन शुरू करने का, नहीं तो अगले महीने तो समझिए निश्चित रहेगा 1-2 जुलाई से, है ना। फिलहाल जो है तो इसलिए उसकी जगह अब नेक्स्ट अब आपको एडवर्ब अगले दिन से अगला क्लास में एडवर्ब पढ़ाया जाएगा, है ना। टेंस और वॉइस को ऑफलाइन मतलब सामने सामने रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप ज़्यादा प्रश्न पूछ पाएंगे। वैसे भी लॉकडाउन में हमारे विद्यार्थीगण बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं मैं क्या बताऊं। तो व्यूज़ में देख करके दंग रहता हूं। दूसरी बात, न पेमेंट करना है,
बहुत कम लोगों का, 2-3 लोगों का ही पेमेंट आया है। चलिए खैर एनीवे, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते रहेंगे, आप करें ना करें। चलिए तो जनरल सिलेबस आज का यहीं समाप्त हो गया। अब आज है फायर हिम KKN दारूवाला के द्वारा, ये बिहार बोर्ड 12 के लिए है। मैं इसकी रीडिंग डाल देता हूँ। चलिए तो फायर हिम, ये वर्ड मीनिंग में हाल ही में करवाया था, हिम है ना, बताया था आएगा। KKN दारूवाला या KK नसेरवानजी दारूवाला, ये भाई साहब अभी तक ज़िंदा हैं। क्या कहे, वीडियो है, नहीं तो मैं इनके बारे में बहुत कुछ कहता। खैर चलिए, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस एंड वॉन्डरिंग गोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाई एज मूनलाइट स्कैटर्ड एमंग द बोन्स. Once strolling at dawn past river bank and ghat, we saw embers losing their redness to the grey ash that swallows all. Half-cooked limbs bore witness to the fire's debauchery. My father said, you see those half-burnt fingers and bone stubs. The fire at times forgets its dead. A Zoroastrian eye, my child fingers clenched into a little knot of pain. I swore to save fire from the sin of forgetfulness. It never forgot, and 20 years since, as I consigned my firstborn to the flames, the nearest tower of silence was 1,000 miles. In the fire hymn said to me, you stand forgiven, broken yet rebellious. I swore this time to save it from the sin of forgiving. वैसे इसका वर्ड मीनिंग सब दिया गया है, इससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत जल्द 2-4 दिनों में मैं आपका इसका हार्ड कॉपी उपलब्ध आप लोगों को करवा दूंगा, तो अच्छा रहेगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ट्यूसडे को। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।